आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के बारे में। कुछ समय पहले हम लोगों ने एक वीडियो की थी जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि आने वाले समय में रफाल फाइटर जेट आउटडेटेड हो जाएंगे। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ से कई सारे इनपुट्स दिए गए हैं। इसी वजह से इस वीडियो के दौरान हम लोग इन्हीं इनपुट्स के बारे में बात करेंगे और चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने की कोशिश करेंगे। पिछले कई वीडियोस के दौरान मैं ये चीज कह चुका हूँ कि भारतीय वायुसेना के पास में इस समय इंपोर्ट के ऑप्शंस नहीं है, चाहे वो रफाल की बात की जाए, Su-57 की बात की जाए या फिर F-16 की भी बात की जाए, तो इन सभी फाइटर जेट्स को लेकर इस समय बैक ऑर्डर्स हैं और इन सभी फाइटर जेट्स की असेंबली लाइन अगले 5 साल तक लगभग बुक है। हमारी इस स्टेटमेंट के बाद में आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि आपने प्रॉब्लम तो गिना दिया, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है। इस वीडियो के दौरान हम लोग वो सोल्यूशन प्रपोज करने की कोशिश करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना टेक जरूर बताइएगा। वैसे पिछले वीडियो के दौरान हम लोगों ने कहा था कि आने वाले समय में रफाल आउटडेटेड हो जाएंगे और इसको लेकर एक काउंटर दिया गया है कि जिस तरीके से फोन अपग्रेड हो जाते हैं उसी तरीके से रफाल भी अपग्रेड किए जा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये सारे के सारे चेंजेस सॉफ्टवेयर चेंजेस होते हैं। देखिए, हर एक हार्डवेयर की एक लिमिट होती है और एक लिमिट के बाद में उस हार्डवेयर को आप सॉफ्टवेयर की मदद से अपग्रेड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर फोन ही ले लीजिए, आप अपने 3G और 4G वाले फोन में 5G नहीं चला सकते। मेरे पास एक iPhone 11 पड़ा हुआ है जो 5G पर चलता नहीं है। हालांकि मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि वो iPhone 13 के कुछ सिस्टम्स उठाकर इसमें डालकर इसको 5G कंपैटिबल बना सकते हैं, लेकिन इस चेंज के लिए मुझे लगभग 30,000 रुपए देने पड़ेंगे और अगर मैं 7,000 रुपए और डालूंगा तो मैं iPhone 13 ले सकता हूँ। वैसे मैंने iPhone 15 खरीद लिया था, लेकिन भारतीय वायुसेना अपने iPhone 11 को अपग्रेड करके iPhone 13 बना सकती है, जैसा कि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बना रहे थे। देखिए, साल 2030 में F3R खरीद के उसको F5 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करना प्रैक्टिकली इसी चीज को करने के बराबर है। इसके अलावा रफाल वाले वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस रेडार को लेकर हैं, और क्योंकि मैंने वहां पर कहा था कि गैलियम नाइट्राइड आ जाने के बाद में गैलियम आर्सेनाइड आउटडेटेड हो जाएगा, इस वजह से वहां पर बहुत सारे लोगों ने काउंटर देने की कोशिश की है और पावर कंजम्पशन वाला एंगल वहां पर डाला गया है। इस चीज को बेहतर समझने से पहले आइए बेसिक्स को समझ लेते हैं। किसी भी रेडार को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की आवश्यकता होती है और ये सिग्नल्स रेडार में जाने के बाद में रेडार के एंटेना के थ्रू RF सिग्नल्स बनकर निकलते हैं। बेसिकली ये ट्रांसमिशन एंटेना अर्रे यूनिट से होता है, जहां से RF सिग्नल्स एमिट होते हैं और टारगेट के ऊपर जाकर टकराते हैं और फिर वापस आते हैं। इस पूरे ट्रांसमिशन के दौरान ये RF सिग्नल्स ही होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद में जब ये एंटेना के ऊपर आकर गिरते हैं तो ये फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनके ऊपर सिग्नल प्रोसेसिंग की जाती है। प्रैक्टिकली अगर रेडार ऑपरेशन को देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को RF एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर रिफ्लेक्शन के दौरान RF एनर्जी को वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जब आप एनर्जी ट्रांसफर के रेट की बात करते हैं तो उसको पावर कहते हैं, जो बेसिकली एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम होता है। एनर्जी को आप जूल्स में कैलकुलेट करते हैं और टाइम को सेकेंड्स में। पावर की यूनिट है वॉट। अब जब ये बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं तो आइए देखते हैं पैसिव वाले रेडार को। पैसिव वाले रेडार्स में एक बड़ा ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल होता है जिसमें काफी ज्यादा एनर्जी डालकर ट्रांसमिट की जाती है। हालांकि ये एनर्जी डायरेक्टली एंटेना अर्रे यूनिट्स में नहीं डाली जाती है, एंटेना में डालकर इसको रेडिएट करने से पहले इसके फेस को चेंज किया जाता है और इसी वजह से इसको फेस शिफ्टर में पहले डाला जाता है। देखिए, फेस शिफ्टिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर दो सिग्नल सेम फेज में होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। अगर इनके बीच में फेज डिफरेंस थोड़ा अलग है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 90 डिग्री का है, तो 50% सिग्नल कैंसिल हो जाएगा, और अगर इनके बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है तो पूरा का पूरा सिग्नल कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके के रेडार में फेज शिफ्टिंग की मदद से बीम को स्टीयर किया जाता है, और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर बहुत सॉलिड लॉसेस होते हैं, लेकिन बीम स्टीयरिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी बीम स्टीयर नहीं करेगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि टारगेट है कहां पर। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फेज्ड अर्रे में किस तरीके से बीम फॉर्म होती है उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर आप AESA रेडार की बात करेंगे तो वहां पर एक सिंगल इतने बड़े ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही आपको वहां पर फेज शिफ्टर्स की आवश्यकता होती है। यहाँ पर छोटे छोटे कम पावर वाले ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स होते हैं जो इंडिविजुअली एंटेना के साथ में कनेक्टेड होते हैं और ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिग्नल को पोलराइज कर सकते हैं। ओवरऑल AESA रेडार में पावर रिक्वायरमेंट कम होती है, और इसको एक और एग्जांपल के साथ में हम लोग डिटेल में समझते हैं एक पब्लिश्ड पेपर की मदद से। ये एक टर्किश ऑथर का पेपर है जो साल 2023 में पब्लिश किया गया था, और इस पेपर में उनकी तरफ से F-35 और कान के रेडार को कंपेयर किया गया है। इस कंपैरिजन चार्ट में अगर आप TR मॉड्यूल्स की यूनिट पावर देखेंगे तो कान की यूनिट पावर 20 वॉट की है और F-35 की 15 वॉट की।
ये इंपॉर्टेंट नंबर है, यहाँ पर ये किलोवाट नहीं वॉट है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक 40 किलोवाट के रेडार को बनाने के लिए आपको हर एक इंडिविजुअल टीआर मॉड्यूल के ऊपर 40 किलोवाट अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट वॉट तो रिजल्ट है। आप बेसिकली वोल्टेज अप्लाई करते हैं इंडिविजुअल ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल के ऊपर और वो पावर रेडिएट करता है जो वॉट में मेजर की जाती है। एग्जाम्पल के लिए सुखोई 30 MKI के लिए जो रेडार बनाया जा रहा है यानी कि विरूपाक्षा, वहां पर इंडिविजुअल ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल की मैक्सिमम पावर केवल 12 वॉट की होगी। इसके अलावा आपको कंटिन्यूअसली रेडिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इश्यू ये है कि बहुत सारे लोगों ने इसको कंटिन्यूअस वेव रेडार समझकर ये अज्यूम कर लिया है कि आपको कंटिन्यूअसली पावर देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वेव कंटिन्यूअस होती है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जिसको ड्यूटी साइकिल कहा जाता है। प्रैक्टिकली एक साइकिल के दौरान आप कितनी देर तक ऑन रहने वाले हैं या रेडिएट करने वाले हैं और कितनी देर ऑफ रहने वाले हैं, ये पूरा का पूरा साइकिल ड्यूटी साइकिल कहलाता है। और प्रैक्टिकल रेडार एप्लीकेशन में 25% की ड्यूटी साइकिल का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये ऑन एंड ऑफ जो अचीव किया जाता है वो स्विचिंग सर्किट की मदद से किया जाता है और वहां पर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं गैन के बारे में। देखिए, आमतौर पर एसा रेडार में गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लेटेस्ट जनरेशन के रेडार्स गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं। शुरुआत में साब की तरफ से जब ग्लोबल आई सिमुलेट किया जा रहा था तब उनकी तरफ से कहा गया था कि उनके इस सिस्टम की रेंज 75% ज्यादा होगी क्योंकि ये गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा। मैंने जब पिछली बार गैन वर्सेस गैस की बात की थी तब मैंने आपको कहा था कि रेंज में लगभग 50% का डिफरेंस आ जाता है। और अगर साब वाले नंबर पर ना जाकर मेरे वाले नंबर पर आप चलेंगे तो इमेजिन कीजिए कि एक एक्स बैंड रेडार की रेंज 200 किलोमीटर की है। अगर वो उसी पावर के साथ में गैलियम नाइट्राइड का प्रयोग करना शुरू कर देता है तो सडनली आपके रेडार की रेंज 300 किलोमीटर की हो जाएगी और एनिमी के पास में जो गैलियम आर्सेनाइड वाला सिस्टम है उसके तुलना में आप उसको पहले देख पाएंगे और पहले एंगेज कर पाएंगे। इसके अलावा आउटपुट पावर डेंसिटी वाला एक एंगल और भी है। गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में गैलियम नाइट्राइड लगभग 5 गुना ज्यादा डेंस पैक किया जा सकता है और इसकी कूलिंग रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन जिस पावर के ऊपर मिलिट्री रेडार्स ऑपरेट करते हैं वहां पर कूलिंग की आवश्यकता होती है और कूलिंग को कंसिडर करते हुए आप लगभग 60 से 70% ज्यादा टीआर मॉड्यूल्स वहां पर अकोमोडेट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जब भारतीय वायुसेना ने साल 2018 में 110 फाइटर जेट को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज की थी तो वहां पर उनकी तरफ से पूछने की कोशिश की गई थी कि क्या आपके एयरक्राफ्ट के पास में गैन बेस्ड एसा रेडार है या नहीं। अब जब आप इस डेटा के साथ में गैलियम नाइट्राइड की इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं कि पावर रिक्वायरमेंट यहाँ पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है तो आइए रफाल और सुखोई के कॉन्टेक्स्ट में अपग्रेड को समझ लेते हैं। भारत की तरफ से जब रफाल डील की गई थी तो भारत ने इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट मांगे थे और उनमें से एक रिक्वायरमेंट थी स्पाइस 2000 बॉम्ब को रफाल फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट करने की। दोनों ओईएम सही तरीके से चीजों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए और इवेंचुअली भारत को हैमर खरीदनी पड़ी जो पहले डील में इंक्लूडेड नहीं थी और आप स्पाइस के इंटीग्रेशन के पैसे ऑलरेडी दे चुके थे। अगर वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन की बात की जाए तो इस समय आप पूरी तरीके से फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट हैं और इसके उलट अगर भारतीय वायुसेना को सुखोई 30 MKI के ऊपर किसी भी तरीके का इंटीग्रेशन करना पड़ता है तो वायुसेना खुद ही कर सकती है। यहाँ पर ओईएम या HAL की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। एक सोल्यूशन दिया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को लगभग 100 और सुखोई 30 MKI अक्वायर कर लेने चाहिए और ये 2 इंजन वाला फाइटर जेट विरूपाक्षा रेडार के साथ में काफी केपेबल सिस्टम बन जाएगा। और क्योंकि गैन बेस्ड रेडार्स 5th जनरेशन फाइटर जेट के खिलाफ काफी यूजफुल होने वाले हैं इस वजह से ये J-20 के खिलाफ काफी इफेक्टिव सोल्यूशन रहने वाला है। लेकिन इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 260 से ज्यादा सुखोई 30 MKI ऑलरेडी मौजूद हैं और आने वाले समय में 12 और फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। यानी कि जिस तरीके के ऑपरेशंस आप सुखोई 30 MKI के साथ में करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास में इनफ फाइटर जेट ऑलरेडी मौजूद है और रिक्वायरमेंट है मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट्स की जो बेसिकली अटैक रोल में यूज किए जाते हैं। प्रैक्टिकली अगर आपको बालाकोट जैसे बहुत सारे मिशन लगातार करने पड़े जैसे इस समय इजराइल कर रहा है तो उस तरीके के मिशंस के लिए इस समय हमारे पास में फाइटर जेट्स मौजूद नहीं है। बेसलाइन सुखोई 30 MKI एक एयर डोमिनेंस फाइटर जेट था जिसको ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी दी गई और इसी वजह से अगर अगले साल तेजस मार्क 2 टाइम से नहीं आता है तो एडिशनल रफाल की रिक्वायरमेंट बनेगी। हालांकि ये चीज भी हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि साल 2030 तक भारतीय वायुसेना को नए रफाल नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तेजस मार्क 2 वैसा बनकर नहीं आता है जैसा प्लान किया गया है और जिस तरीके की टाइमलाइन प्लान की गई है वहां पर वो डिलीवर नहीं होता है तो इंडिजिनस गैलियम नाइट्राइड रेडार के साथ में रफाल का एक आउटसाइड चांस बनता है और वो एक्सप्लोर किया जा सकेगा। लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सिस्टम बनाने के लिए आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और ऑलरेडी कॉस्टली रफाल और ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा।
हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग केवल होप कर सकते हैं कि वैसी नौबत ना आए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।